दोस्तों सोचिए, अगर एक दिन आपको पता चले कि जो चीज आप बचपन से पसंद करते आए हैं, जो हर शादी, हर पार्टी और कॉलेज कैंटीन में इजीली अवेलेबल है, उसका असली सच कुछ और ही है। क्या होगा अगर आपको मालूम पड़े कि दुनिया की सबसे फेमस सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड एक ऐसे फॉर्मूले से शुरू हुई थी जिसमें ड्रग्स भी शामिल थे, और ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्टंट नहीं बल्कि एक रियलिटी थी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड कोका कोला की। इसकी असली कहानी क्या है? एक ऐसी कहानी जिसमें टेस्ट से ज्यादा मार्केटिंग, इन्फ्लुएंस से ज्यादा मैनिपुलेशन और ब्रांडिंग से ज्यादा कंट्रोवर्सीज हैं। और ये कहानी जितनी ज्यादा मीठी लगती है उतनी ही काली सच्चाइयों से भरी हुई है। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप जो जानने वाले हैं वो शायद पहली बार सुनेंगे। तो चलिए जानते हैं कि कैसे कोका कोला 139 सालों में यहाँ तक पहुँचा और इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने के लिए कितने सच छुपाए गए। अमेरिका में 1880 के दौर में डॉक्टर्स के खिलाफ एक मूवमेंट चली, जिसमें वहाँ के लोगों ने डिसाइड किया कि वो डॉक्टर से किसी भी तरह की दवाइयाँ नहीं लेंगे और उसकी जगह होम रेमेडीज अपनाएंगे। कुछ सो कॉल्ड इविल बिजनेस माइंडेड लोगों ने इसका गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया और मॉर्फिन, कैफीन जैसी डेंजरस ड्रग्स बेचने लगे। उस वक्त ये बिना किसी रोक टोक के चल रही थी और इन्हीं ड्रग्स में से एक पॉपुलर रेमेडी थी विन मैरियानी, जो वाइन और कोकेन का मिक्सचर था। इसका दावा था कि दिन में 3 ग्लास पीने से हर बीमारी का इलाज हो सकता है। इस ड्रिंक का एक फेवरेट कंज्यूमर था एक एक्स सोल्जर जॉन पेम्बरटन, जिसे डॉक्टर ने बीमारी में जल्दी ठीक करने के लिए मॉर्फिन दी थी और वो इसके एडिक्ट हो गए थे। जॉन जो खुद एक केमिस्ट भी थे, इस ड्रिंक से इतने ज्यादा इम्प्रेस हुए कि उन्होंने फ्रेंच वाइन कोका नाम से अपना वर्जन लॉन्च कर दिया, जिसमें उन्होंने कुछ अपने इंग्रेडिएंट्स भी ऐड किए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोका कोला के शुरुआती फॉर्मूला में ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट्स था जो आज इलीगल है? क्या आप गेस कर सकते हैं? खैर, जॉन को अपने प्रोडक्ट पर पूरा भरोसा था और धीरे धीरे ही सही मगर वो मार्केट में अपनी जगह बना रहे थे। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे सब कुछ बदलने वाला था। हुआ यूँ कि कुछ ही समय बाद अमेरिकन स्टेट्स में अल्कोहल बैन हो गया, जिससे जॉन को अपने प्रोडक्ट से वाइन हटानी पड़ी। इसकी जगह उन्होंने ऐड किया कार्बोनेटेड वाटर, लेकिन कार्बोनेटेड वाटर की जगह से ड्रिंक का स्वाद कड़वा लगने लगा और उसका टेस्ट सही करने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया बहुत सारा शुगर। अब वाइन के बिना फ्रेंच वाइन कोका नाम को बदलना बेहद जरूरी हो गया था। तब जॉन के अकाउंटेंट फ्रैंक रॉबिन्सन ने उन्हें एक नया नाम सजेस्ट किया, कोका कोला। ये नाम ड्रिंक में इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स से ही लिया गया था। कोला नट्स जिसमें कैफीन होती है और कोका लीव्स जिसमें कैफीन पाई जाती है। वैसे कोका कोला ने कभी भी ऑफिशियली ये एक्सेप्ट नहीं किया कि उनके प्रोडक्ट्स में कोका लीफ का इस्तेमाल हुआ था। अब इतना सब कुछ होने के बावजूद ड्रिंक की बिक्री खास नहीं बढ़ रही थी। तब जॉन ने एक नया स्ट्रेटेजी अपनाया और कोका कोला को मेडिसिन की कैटेगरी में डाला। उन्होंने क्लेम किया कि ये हेडेक और स्टमक प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। लेकिन उस समय कई और ब्रांड्स ऐसे प्रोडक्ट बेच रहे थे। इसी दौरान जॉन की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी और कुछ समय बाद उनकी डेथ हो गई। उन्हें कभी पता नहीं चला कि उनका बनाया ये ड्रिंक एक दिन कोका कोला जैसा ग्लोबल ब्रांड बन जाएगा। लेकिन असली धमाका तो जॉन के मरने के बाद हुआ। पर सवाल ये उठता है, क्या कोका कोला की ग्लोबल सक्सेस सिर्फ मार्केटिंग का कमाल था या फिर उन्होंने कंपटीशन को हटाने के लिए? आपको शौक लगेगा जब आप कोका कोला की सबसे बड़ी बिजनेसेस राइवलरी और डार्क सीक्रेट्स के बारे में सुनेंगे। जॉन एक बिजनेस माइंडेड इंसान थे, लेकिन उन्होंने कोका कोला को सिर्फ $2300 में एक वर्क एहोलिक बिजनेसमैन ऐसा कैंडलर को बेच दिया और कैंडलर ने फिर कुछ ऐसे ट्रिक्स अपनाए जो आज इलीगल मानी जाती हैं। तो कोका कोला की असली सफलता शुरू कैसे हुई? कैंडलर ने इसे अपने कंट्रोल में लेते ही सबसे पहले मार्केट का सारा शेयर खरीद लिया। जब किसी नए ब्रांड्स का सारा शेयर खरीद लिया जाता है तो उस पर इन्वेस्टिगेशन होती है। इस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि शायद मार्केट से सभी शेयर्स खरीदे ही नहीं गए थे और कुछ डॉक्यूमेंट्स में तो फेक सिग्नेचर्स भी थे। इन डॉक्यूमेंट्स को कवर अप करने के लिए कुछ पेपर्स जला दिए गए। 1890 तक ऐसा कैंडलर का कोका कोला पर पूरा कंट्रोल हो चुका था, लेकिन ड्रिंक अभी भी पॉपुलर नहीं थी। इसके बाद कैंडलर ने अग्रेसिव एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग का सहारा लेना शुरू कर दिया। पूरे टाउन में बैनर्स, बिल बोर्ड्स और प्ले कार्ड्स लगवा दिए गए। जहाँ भी जगह मिली वहाँ कोका कोला का लोगो पेंट करवा दिया गया। हालांकि एडिक्टिव ड्रग्स होने
होने के बावजूद कैंडलर ने इसे सिर्फ मेडिकल शॉप्स पर ही बेचा, लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हुआ कि कोका कोला को सिर्फ मेडिसिन की तरह बेचना पॉसिबल नहीं है। सारे टैक्टिक्स फेल होने के बाद अब कोका कोला को रिफ्रेशिंग और टेस्टी ड्रिंक के तौर पर प्रमोट किया जाने लगा, जैसा कि हम इसे आज जानते हैं। वैसे इतने समय तक इसे मेडिसिन बताने के लिए कोका कोला को लीगल एक्शन का भी सामना करना पड़ा था, लेकिन ये सब अब कोका कोला को रोकने वाला कहाँ था, क्योंकि जो मास मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उन्होंने अपनाई थी अब वो बूम कर रही थी। कोका कोला की सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन सवाल ये उठता है, क्या कोका कोला सिर्फ एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक थी या फिर लोगों को इमोशनली मैनिपुलेट करने का एक परफेक्ट मार्केटिंग ट्रैप? नए और क्रिएटिव प्रमोशंस में एक्टर्स और एथलीट से लेकर सेंटा क्लॉज तक को हर क्रिसमस के दौरान कोका कोला पीते हुए दिखाना और मॉडल्स को कोका कोला गर्ल बनाकर बिल बोर्ड्स पर लगवा दिए, ये ब्रिलियंट मार्केटिंग मूव्स थे। चाहे रेडियो और टीवी जैसे न्यूज मीडिया हो या फिर लोगों के मूवमेंट्स ट्रैक करना, कोका कोला ने एडवर्टाइजिंग पर खर्च करने में कोई कमी नहीं छोड़ी ताकि हर इंसान हर जगह उनके प्रोडक्ट से फैमिलियर हो। शुरुआत में कोका कोला सिर्फ सोडा फाउंटेन के जरिए बेचा जाता था, जहां लोग इसे ग्लास में लेकर एंजॉय करते थे। इससे कोका कोला के बिजनेसेस में बहुत ज्यादा कॉस्ट बच जाती थी। लेकिन फिर एक दिन दो लॉयर्स बेंजामिन और जोसेफ एक आइडिया लेकर ऐसा कैंडलर से मिलने आए। उनका प्लान था कोका कोला को बोतल्स में बेचना, लेकिन कैंडलर को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि उनके हिसाब से बोटलिंग महंगी और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। हालांकि बेंजामिन और जोसेफ ने कैंडलर को भरोसा दिलाया कि बोटलिंग के सारे खर्चे और रिस्क वही हैंडल करेंगे। अब इतने बढ़िया प्रपोजल के लिए कैंडलर तुरंत मान गए और बोटलिंग के पूरे राइट्स दोनों लॉयर्स को सिर्फ $1 की छोटी सी फीस पर दे दिए, ये सोच कर कि इसमें मेरा थोड़ी ना कुछ नुकसान होगा। लेकिन बोटलिंग का आइडिया जबरदस्त काम कर गया और कोका कोला का रेवेन्यू तेजी से बढ़ने लगा। अब इतनी तगड़ी ग्रोथ देखने के बाद कैंडलर तो बौखला ही गए, वो बिल्कुल पागल हो गए और लीगल एक्शन तक ले लिया, जहां कोका कोला के कुछ राइट्स वापस खरीदने के लिए उन्हें मिलियंस और डॉलर्स खर्च करने पड़े, वही राइट्स जो पहले सिर्फ $1 में दे दिए गए थे। पर इन सब के बावजूद कोका कोला की सबसे बड़ी सक्सेस एक ऐसे सोर्स से आने वाली थी जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब अमेरिकन गवर्नमेंट ने शुगर के लिमिटेड यूज के लिए रूल्स बनाए, तब कोका कोला ने क्लेम किया कि उन्हें इससे छूट मिलनी चाहिए और कोका कोला को एक इम्पोर्टेंट वॉर टाइम प्रोडक्ट बताया गया। सरप्राइजिंगली गवर्नमेंट ने इस बात को मान भी लिया, शायद इसीलिए क्योंकि कोका कोला ने गवर्नमेंट पर भी अपने इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए काफी पैसा खर्च किया था। कोका कोला ने कई सारी स्टडीज फंड की जिनमें ये दिखाया गया कि कोक पीने के हेल्थ बेनिफिट्स हैं और ये सोल्जर्स की मोरल और एनर्जी को बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा। कोका कोला ने हर सोल्जर्स को सिर्फ 5 सेंट में कोक देने का वादा किया। इससे कोका कोला ने पब्लिक और सोल्जर्स के बीच स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना लिया और खुद को एक देशभक्त और बहुत बड़े दिल वाले ब्रांड के रूप में स्टैब्लिश कर लिया। कोका कोला ने वॉर अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए दूसरी कंट्रीज में भी धीरे धीरे अपने बोटलिंग प्लांट सेटअप करने शुरू कर दिए। इवन नाउ सिर्फ 2 ही ऐसी कंट्रीज हैं जहां कोका कोला नहीं बिकता, नॉर्थ कोरिया और क्यूबा। पर इतना कुछ करने के बाद भी एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। जब कोका कोला ने अपने आप को अमेरिकन के दिल में बसा लिया, तब कुछ ऐसा हुआ कि कोका कोला नाजी जर्मनी को भी सप्लाई कर रहा था। एक तरफ यूएस और दूसरी तरफ नाजी जर्मनी। सबसे शॉक करने वाली बात ये थी कि कोका कोला सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल टूल भी बन चुका था। कोका कोला दोनों तरफ से खेल रहा था। जर्मनी में कोका कोला ने अपने आप को बिल्कुल अलग दिखाने के लिए प्रोपोगेंडा फैलाया, कोका कोला को स्वास्थ्य के लिए अच्छा बताया, हिटलर यूथ रैलीज में डिस्ट्रीब्यूशन किया, एजुकेशन पैम्पलेट में ब्रांडिंग की और ओलंपिक बैनर्स तक में कोका कोला की एडवर्टीजमेंट करवाई। आखिरकार जर्मनी उस दौर में कोका कोला के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट थी। लेकिन जल्दी ही जब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन बढ़ने लगे तो जर्मनी में कोका कोला बेचना बहुत मुश्किल हो गया। अब यहाँ कहानी में आता है एक और बड़ा ट्विस्ट। कोका कोला जर्मनी के हेड मैक्स किट के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जब जर्मनी में कोका कोला सिरप आना बंद हो गया, तब मैक्स किट ने एक लोकल फार्मासिस्ट को हायर किया और कोका कोला का एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, फैंटा। फैंटा बनाने के लिए उन्होंने बचे खुचे फलों और बची हुई चीजों का इस्तेमाल किया। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि फैंटा के प्रोडक्शन में फोर्स्ड लेबर का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन फैंटा भी हिट हो गई। अब सवाल ये उठता है कि कोका कोला सिर्फ एक प्रोडक्ट है या फिर केयरफुली प्लान्ड मैनिपुलेशन। अगर कोका कोला सच में हेल्थ के लिए हार्मफुल है तो दुनिया इसे बॉयकॉट क्यों नहीं करती?
ये गेम इतना गहरा है कि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे। कोका कोला हमेशा से कहता आया है कि उनका सबसे बड़ा सीक्रेट उनका फॉर्मूला है, जिसे उन्होंने हाई सिक्योरिटी चैम्बर में लॉक करके रखा हुआ है। लेकिन क्या ये सीक्रेट वाकई इतना हिडन है? अगर आप चाहो तो आपको कोका कोला का फॉर्मूला विकिपीडिया पर भी मिल जाएगा। असल में कोका कोला की सक्सेस का फॉर्मूला सिर्फ टेस्ट से ज्यादा कुछ और ही है। आप कोका कोला का डुप्लीकेट प्रोडक्ट बना सकते हो, लेकिन कोका कोला जैसा एम्पायर नहीं खड़ा कर पाओगे। ऐसा क्यों? आइए रियल लाइफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से समझते हैं। एक स्कूल के टीचर ने हेडमास्टर को सजेस्ट किया कि उनकी वेंडिंग मशीनों में फ्रूटी और हेल्दी ड्रिंक्स रखे जाने चाहिए, लेकिन हेडमास्टर ने साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका कोका कोला के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन था, जिसमें हर साल $3000 स्कूल को मिलते थे और बदले में उन्हें अपनी कैंटीन और वेंडिंग मशीनों में सिर्फ कोक ही रखना था। कोका कोला की मार्केटिंग टीम को ये समझ आ चुका था कि जितने ज्यादा यंग एडल्ट्स को टारगेट करेंगे उतनी ही कंट्रोलिंग में आसानी होगी। 1980 से ही कोका कोला से होने वाली नेगेटिव हेल्थ कॉन्सर्न के बारे में डेटा सामने आने लगे थे। पहले से ही कोका कोला को टीथ पर होने वाले हार्मफुल इफेक्ट के लिए जाना जाता था, लेकिन नए डेटा के मुताबिक डायबिटीज, ओबेसिटी और कई दूसरे सीरियस हेल्थ इश्यूज को लेकर कोका कोला पर सवाल उठने शुरू हो गए। पर कोका कोला इसके बाद भी बच्चों को अपने प्रोडक्ट बेच रहा था। अब सवाल हमेशा यही उठता रहा कि कोका कोला हमेशा कैफीन जैसे एडिक्टिव सब्सटेंस का यूज क्यों करता रहा। धीरे धीरे सोडा इंडस्ट्री को ये एहसास होने लगा कि उनकी मार्केटिंग टैक्टिक्स और टैम्बैको इंडस्ट्रीज की स्ट्रेटेजीज के बीच ज्यादा फर्क नहीं बचा है। दोनों की मार्केटिंग टैक्टिक्स काफी मिलती जुलती हैं। उन्हें समझ में आ चुका था कि साइंस और फैक्ट्स को डेनी करके वो ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। लेकिन बात और ज्यादा बिगड़नी तब शुरू हुई जब 1999 में बेल्जियम में 26 बच्चे और फ्रांस में 100 लोग कोका कोला के प्रोडक्ट से बीमार पड़ गए, जिसके बाद फ्रांस ने कोका कोला पर बैन लगा दिया और कंपनी की लेट रिस्पांस ने और भी ज्यादा क्वेश्चंस खड़े कर दिए। फिर इंडिया में कोका कोला पर ग्राउंड वाटर को पल्यूट करने का इल्जाम लगा। पहले तो कोका कोला ने इसे एक्सेप्ट ही नहीं किया, लेकिन जब गवर्नमेंट नहीं मानी तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इस प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया है। फिर भी कुछ इंडिपेंडेंट टेस्ट और रिसर्च के बाद इंडियन प्लांट्स में टॉक्सिक मड के ट्रैक्स मिले, जिसका असर खेती, जानवरों और किसानों की जिंदगी पर पड़ रहा था। न्यू दिल्ली के सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने कोका कोला और पेप्सी जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स में पेस्टिसाइड्स जैसे टॉक्सिक सब्सटेंस पाए, जो लंबे समय तक पिए जाने पर कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स और इम्यून सिस्टम्स की प्रॉब्लम्स जैसी खतरनाक बीमारियां पैदा कर सकते हैं। 2003 में कोका कोला को और भी ज्यादा बैकलॉस का सामना करना पड़ा जब स्टॉप किलर कोक कैंपेन लॉन्च हुआ। इस कैंपेन में कोका कोला पर कोलंबिया के अंदर 2 यूनियन लीडर के मर्डर के चार्ज लगे थे। कोका कोला ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया, लेकिन एग्जैक्ट ट्रूथ आज तक सामने नहीं आया। इस कैंपेन में 8 से ज्यादा वर्कर्स और उनकी फैमिलीज के साथ रेप, टॉर्चर्स और मर्डर जैसे संगीन अत्याचार के आरोप लगे थे। उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो एक यूनियन को ज्वाइन करना चाहते थे, क्योंकि 15 घंटे काम करने के बाद भी उन्हें सिर्फ $15 पर डे मिलता था। इन सारी घटनाओं से इतना जरूर समझ में आता है कि जितनी गहराई से आप कोका कोला के इतिहास को देखेंगे, उतना ही उनकी गुड फॉर एवरीवन इमेज से आपका विश्वास धीरे धीरे उठने लगेगा। लेकिन कोका कोला को सबसे ज्यादा बैक लॉस फेस करना पड़ा था अपने नए प्रोडक्ट्स न्यू कोक की वजह से। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी थी जो दुनिया के हर ब्रांड के लिए केस स्टडी बन गई, क्योंकि कोका कोला का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर पेप्सी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। जबकि 1930 में पेप्सी 2 बार बैंकरप्ट हो चुका था। पेप्सी ने कोका कोला को अपने आप को बेचने का ऑफर भी दिया, लेकिन हर बार कोका कोला ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। इतना ही नहीं, कोका कोला ने तो पेप्सी को सू भी कह दिया, ये कहकर कि पेप्सी अपने नाम में पेप्सी कोला का इस्तेमाल कर रही है, जो कि कोका कोला का ट्रेडमार्क है। लेकिन कोर्ट ने इस केस को ये कहकर खारिज कर दिया कि कोला एक जनरल टर्म है, इसे कोई भी कंपनी इस्तेमाल कर सकती है। अब इस इंसिडेंट के बाद दोनों ब्रांड्स के बीच एक लंबी और इंटेंस मार्केटिंग बैटल शुरू हो गई। दोनों ने पहले लोवेस्ट प्राइस स्ट्रेटेजी अपनाई, कौन अपने माल को सबसे सस्ते दाम में बेच सकता है। लेकिन जल्दी ही इन्हें एहसास हो गया कि इस प्राइस वॉर से किसी को फायदा नहीं हो रहा, दोनों ही नुकसान में जा रहे थे। ऐसा माना जाता है कि दोनों ब्रांड्स ने एक सीक्रेट डील भी की और नॉर्मल प्राइस पर वापस आ गए। पेप्सी का मास्टर स्ट्रोक द पेप्सी चैलेंज। 1975 में पेप्सी ने द पेप्सी चैलेंज नाम से एक कैंपेन लॉन्च किया, जो मार्केटिंग के नजरिए से बहुत ज्यादा इनोवेटिव था। इस कैंपेन में उन्होंने ब्लाइंड टेस्ट रिसर्च कराए और उन्हें फिल्म भी किया। रिजल्ट्स लोगों को पेप्सी का टेस्ट कोका कोला से ज्यादा पसंद आ रहा था। पेप्सी ने ये स्टार्स हर जगह प्रमोट करना शुरू कर दिया। अब कोका कोला ने भी अपने
टेस्ट रिसर्च करवाया और पाया कि वो सच में पेप्सी से पीछे थी। कोका कोला धीरे धीरे अपनी मार्केट पोजीशन खो रहा था। रीजन्स लोग सिर्फ पेप्सी का टेस्ट ज्यादा पसंद कर रहे थे। अब कोका कोला ने एक गुप्त मिशन शुरू किया, ऑपरेशन न्यू कोक। इनमें कई हार्श फार्मूला टेस्टिंग्स के बाद उन्होंने अपना टेस्ट बदलने का फैसला किया। नए फार्मूला को नाम दिया गया न्यू कोक। न्यू कोक सबसे बड़ा ब्लंडर या सबसे स्मार्ट स्ट्रेटेजी। न्यू कोक ने ब्लाइंड टेस्ट रिसर्च में पेप्सी और ओरिजिनल कोक दोनों से बेहतर परफॉर्म किया। फाइनली कोका कोला की 100वीं एनिवर्सरी पर न्यू कोक लॉन्च कर दिया गया। लेकिन लॉन्च के बाद कोका कोला के ऑफिस में रोज हजारों कॉल्स और लेटर्स आने लगे। डिमांड सिर्फ एक थी, ओरिजिनल कोक वापस लाओ। पब्लिक और मीडिया का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। न्यू कोक की एडवर्टीजमेंट जितनी बार बड़ी स्क्रीन पर दिखती थी, लोग उतनी बार प्रोटेस्ट करने लगते थे। सिचुएशन ये हो गई कि लोग न्यू कोक से नफरत करने लगे। अब कोका कोला को समझ में आ गया कि न्यू कोक फेल हो रहा है और उन्हें ओरिजिनल फार्मूला को वापस लाना ही पड़ेगा। और फाइनली जब क्लासिकल कोक वापस आया, सारा गुस्सा एनर्जी में बदल गया। एनर्जी मैसेज अब थैंकफुल मैसेज बन गए। कोका कोला की वाहवाही होने लगी। ये कोका कोला के लिए वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बैकलॉस था। लेकिन ये मूव भी जीत में बदल गया। कोका कोला के रेवेन्यू फिर से आसमान छूने लगा। मार्केटिंग ब्लंडर या मास्टर स्ट्रोक न्यू कोक इंसिडेंट को आज तक का सबसे बड़ा मार्केटिंग ब्लंडर कहा जाता है। लेकिन कुछ प्रोफेशनल्स का मानना है कि ये सब कुछ प्री प्लान्ड था, ताकि कस्टमर्स को ये रिमाइंड कराया जा सके कि उनकी लाइफ में कोक की क्या अहमियत है। कोका कोला एक ड्रिंक नहीं, एक फिनोमिनन है। जो कोका कोला एक मेडिसिन की तरह मार्केट में आई थी, वो अब एक ऐसे प्रोडक्ट में बदल गया जहां फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप क्या बेच रहे हो, बल्कि इस बात से पड़ता है कि कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचता है। यही वजह है कि कोका कोला हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स एडवर्टाइजिंग में खर्च करता है और इस दुनिया की 94% पॉपुलेशन कोक के लोगों को पहचानती है। चाहे आपकी हेल्थ पर कितने ही निगेटिव इफेक्ट्स हों या मर्डर जैसी कंट्रोवर्सीज क्यों न हो, कोक अपने आप को ओल्ड फ्रेंड्स की तरह पोजीशंस कर चुका है। और दोस्तों में तो लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। कोका कोला सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस और मार्केटिंग फिनोमिनन बन चुका है। अगर ये वीडियो देखने के बाद आप कोका कोला को एक नए नजरिए से देख रहे हो, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपके एक शेयर से शायद कोई इंसान आज एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएगा। दोस्तों, क्या आप लोग भी कोका कोला को पीते हो? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी ही एक्सप्लेन और नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।